हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू लेट्स क्रैक जुडिशरी वतन अकेडमी। मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। तो देखिए क्या है ना, हम लोगों को हमेशा डर तो इस बात का रहता है यार, क्या पता कभी हमारे खिलाफ कोई केस वेस कोई कर दिया तो पुलिस तो आके हमको तुरंत अरेस्ट करके ले जाएगी, यार कितनी बदनामी होगी, मैं क्या करूंगा, पुलिस आ जाएगी। ये डर हमेशा हमको बना रहता है। लेकिन ना आपके पास कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, यानी हमारे पास सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपको अगर पता हो ना तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी और आप पुलिस वालों को बता दोगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब पुलिस वालों को आप बताओगे, ठीक है। तो वैसे ही आज कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे कि भाई पुलिस जो है ना वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी अगर आपको इन बातों के बारे में पता है। तो इसी के बारे में जो है ये वीडियो होने वाला है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए अब सबसे पहली चीज़ तो यार देखो, पुलिस कब अरेस्ट नहीं करेगी तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये तो जानो कि पुलिस आपको क्यों, कब और किस लिए अरेस्ट कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले या तो अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है, उस केस में भाई पुलिस आपको पकड़ लेगी, वो तो पकड़ना बनता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट हो सकता है कोई झूठी एफआईआर हो रखी हो, ठीक है, या हो सकता है कि भाई ऐसा आपने कोई ऑफेंस तो किया लेकिन उसके पीछे कोई और रीजन रहा हो या किसी वजह से आपसे कुछ हो गया। तो ऐसे सारे जो सिचुएशन होता है ना उसी में भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आप अरेस्ट कैसे होते हैं, अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, कहाँ, सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर में अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई तो उस केस में भाई ऐसा रहता है हमको कि जैसे ही एफआईआर हो जाएगी, ओ माय गॉड, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी या पुलिस वाले आ जाएंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे भाई डायरेक्टली अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो सब की हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले जानो अरेस्ट होता है कि भाई सेक्शन 154 सीआरपीसी एफआईआर आपके अगेंस्ट लॉन्च हो गई, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई कि भाई आपने कोई क्राइम कमिट किया है। कौन सा क्राइम कमिट किया है, तो वो है कॉग्निजेबल क्राइम, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं कि ये दो टाइप के क्राइम होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये होते क्या हैं इसके बारे में, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। और जो हम सेक्शन की बात करने वाले हैं ना, हम अभी बात करें कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, वो दिया हुआ है आपके सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के अंदर में, ठीक है। हम पहले बात कर रहे हैं कि भाई अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी कि जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ये क्या होते हैं और कब आप अरेस्ट हो गए, कब कैसे बच सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ना वो क्या होता है, यानी संज्ञेय अपराध, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पुलिस जो है वो आपको विदाउट वारंट, मतलब वो बिना मैजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लिए, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो ना पुलिस बिना वारंट के, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल क्राइम हो गया, तब आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं थोड़े जो सीरियस टाइप के, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और जो थोड़े सीरियस नेचर के कम ऑफेंसेस होते हैं, कम सीरियस क्राइम होते हैं, वो सब नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जिसमें जो है पुलिस को मैजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पुलिस चाहे जैसे ही एफआईआर है उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है तो वहां पे पुलिस को जब तक मैजिस्ट्रेट नहीं बोल देते कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती भैया, ठीक है। और उसके बाद देखो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, मैंने बोल तो दिया, कम थोड़े जो सीरियस टाइप के क्राइम होते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या सीरियस टाइप की, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे क्राइम जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा की हो, ठीक है। और ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा 3 साल से कम होती है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। और एफआईआर जो होती है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही एफआईआर होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके खिलाफ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करें सेक्शन 41 सीआरपीसी की। तो ये क्या बोलता है भाई, पुलिस ऑफिसर आपको कब अरेस्ट कर सकता है कि भाई देखो, एक तो उसके पास एक कोई लेजिटिमेट यानी कि एकदम पक्की पक्की इंफॉर्मेशन गई है कि सामने वाला, सपोज ए नाम का कोई आदमी है, तो ए ने सपोज कोई गुनाह किया है, ऐसी कंप्लेंट मिल गई पुलिस वालों को, तब वो अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज, तो देखो सिर्फ कंप्लेंट मिलना नहीं, उसके साथ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, यानी भैया एकदम विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि हाँ सामने वाला जो ए बंदा है, हमने अभी नाम लिया ए है, तो वो ही ऑफेंस किया होगा, उसने ही क्राइम किया होगा, श्योर शॉट है। एक तो ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और
उसी बेसिस पे जो है एक क्रेडिबल सस्पिशन भी रहता है। क्रेडिबल सस्पिशन मतलब नहीं यार, अगर ये कंप्लेन आई है ना सपोज फलाना फलाना या किसी एक इंसान के अगेंस्ट में, तो मेरे को पूरा शक है कि वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर ऐसा ये तीनों चीज होती है, या तो देखो सबसे पहले कंप्लेन आनी चाहिए, दूसरा आपको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, कि यार नहीं ये पक्का यही किया है, और तीसरा अगर आपके पास क्रेडिबल सस्पिशन है कि यार मेरे को तो 100% लग रहा है कि ये किया है, सस्पिशन है, डाउट है, और जो काफी स्ट्रांग डाउट है, तो उस केस में जो है आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब अरेस्ट होगा ना, तो ऐसे अरेस्ट भी कब हो सकता है, जब आपने जो क्राइम किया है उसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा की है। इस केस में जो है वो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 41A की। अब ये जो सेक्शन 41A है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बचने की जो प्रोविजन है, आप कैसे बच सकते हो, वो सारा सेक्शन 41A ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया है। इसको धीरे धीरे समझते हैं। अब सपोज आपके खिलाफ ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं वहां, और उसके अंदर आपके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब क्योंकि आपके अगेंस्ट में FIR जो है वो रजिस्टर हो गई है, और सीधी सी बात है यार, पुलिस तो आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि सीधा सीधा FIR होते ही ना पुलिस आपको अरेस्ट करने नहीं आ सकती, क्योंकि हमको लगता है कि FIR हुई मतलब पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस को ना सबसे पहले एक नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। अगर पुलिस को लगता है कि भाई देखो, अगर श्योर शॉट पता है कि आपका नाम है कंप्लेंट में, आप ही की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं यार ये आदमी हो सकता है नहीं किया हो, सिर्फ एक कंप्लेन ही तो आई, FIR ही तो हुई है, देखो क्या हो सकता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, पुलिस को अभी पूरा शक नहीं हुआ है, तो उस केस में पुलिस क्या करेगा, आपको ना एक नोटिस भेजेगा कि भाई आपके अगेंस्ट में जो है सो एंड सो एक FIR रजिस्टर हुई है, आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ, यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, क्या है क्या नहीं, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको पुलिस को एक नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना, जो कंप्लेन आपके खिलाफ आई है वो सेम या तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आई हो, ठीक है, कोई रीजनेबल सस्पिशन हो, यानी मेरे को शक है, डाउट है कि यार यही आदमी कर सकता है, ठीक है, और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट में आई हो, इस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रोविजन जो है आपको अरेस्ट करने का बेसिकली तो है इन ऑल सर्कमस्टांसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। मान लो कोई ऐसा अपराध आपने किया है, या पुलिस वाले को अपनी सोच से लगता है कि यार अभी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज है अभी कोई भी केस का, बहुत एकदम शुरुआत है, तो इस केस में ना अभी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है वो आपको एक नोटिस भेज दी जाएगी सेक्शन 41A के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर आपको अरेस्ट करने के लिए भी आ जाते ना, बोले भाई आप पहले बताओ तो सही, आप पहले मेरे को नोटिस भेजे थे क्या, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या हो सकता है इसमें। देखो तो यहाँ पे इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मान लो आपके पास नोटिस आ गया, ठीक है, 41A का नोटिस आ गया, जिसमें पुलिस ने आपको बोला कि भाई आप पुलिस थाने आ जाओ, यहाँ के बात करते हैं कि मामला क्या है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या आपको पूछताछ के लिए बुला लिए। तो वहां पे भाई देखो, सबसे पहले तो ना आपको उस नोटिस का अनादर नहीं करना है। आप ये मत बोलो कि है नोटिस तो पुलिस वाले का नहीं जाते, ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। वो नोटिस को बिल्कुल आप ऑनर करिए, और बिल्कुल आप स्टेशन में, पुलिस स्टेशन जाइए, अगर पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं या और किसी जगह में पुलिस वाला आपको बुला रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। जो और वो जगह जो नोटिस में मेंशन हो, ऐसी जगह जो कि नोटिस में मेंशन हो, ऐसी जगह में बिल्कुल आप जाइए। अगर पुलिस वाला बुला रहा है तो इसको इग्नोर मत करिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। देखिए, तो इंडिविजुअल को जो भी नोटिस आती है उसको कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कंप्लाई नहीं करते, सपोज नोटिस में बोल दिया पुलिस ऑफिसर ने कि भाई आप पर्टिकुलर जगह पे मिलिए, और वहां पे मिलके बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या किया जा सकता है, और मान लो आप अपनी अकड़ में नहीं जाते हैं, अरे नोटिस ही तो आया यार, क्या है इसको जानना, मेरे कोई केस वेस नहीं बनता, मैं अपनी जगह ठीक, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास नोटिस आया है तो आप उसको ऑनर करें। अगर आप ऑनर नहीं करोगे, अगर आप वो नोटिस का पालन नहीं करोगे, तब फिर आपको अरेस्ट करके ले जाएगी पुलिस भाई, ठीक है। तो यहां पे आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब एक एक्सेप्शन इसमें हम बात करते हैं। मान लीजिए कि पुलिस वालों ने आपको नोटिस भेज दी, लेकिन उसके तुरंत बाद किसी मैजिस्ट्रेट ने आपको अरेस्ट करने का जो है वो वारंट जारी कर दिया या ऑर्डर दे दिया पुलिस को, ठीक है। तो उस केस में पुलिस फिर आपसे बैठ के बातचीत नहीं करेगी, तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपके अगेंस्ट में कोई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो नहीं है, और या तो अगर आपके अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद आप पुलिस वाले को बोलो कि नहीं यार आप तो नोटिस भेजे थे, आप अरेस्ट कैसे कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर आ गया तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट का।
नेक्स्ट, अब विदाउट वारंट पुलिस वाले कहां आपको अरेस्ट नहीं कर सकते? तो एक बहुत ही मैं आपको ना इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, ये आप अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने ना सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 को डिफाइन कर दिया था कि भाई कब आप अरेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे बोला गया था, द पावर्स ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट आर ओनली कन्फाइंड टू पर्सन हु आर एक्यूज्ड और कंसर्न्ड विद द ऑफेंसेस और आर सस्पेक्ट्स देयरऑफ। यानी यहां पर सिंपल सादा कोर्ट ने यह बोला था, भाई आप अगर पुलिस अगर किसी आदमी को अरेस्ट भी कर रही है ना, तो किस बेसिस पे अरेस्ट करें? मान लो कि अगर कोई एक आदमी जिसके ऊपर शक है या जो ना ऑलरेडी पहले भी किसी केस में अंदर जा चुका है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से एफआईआर होती है, हाँ आप ऐसे आदमी को बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसका पहले मतलब हिस्ट्री शीटर टाइप का आदमी हो कि पहले भी ऐसा कुछ गुनाह किया हुआ है और अंदर गया हुआ है। लेकिन कोई ऐसा जिसके ऊपर पहली बार ऐसा एलिगेशन लग रहा है, पहली बार ऐसे ऑफेंस का उसके ऊपर आरोप लग रहा है, पहली बार उसके अगेंस्ट में एफआईआर है, ऐसे आदमी को आप अरेस्ट नहीं करो। जिसका पहले कुछ बैकग्राउंड रहा है क्रिमिनल और ये ऐसे बदमाशी टाइप का, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा नया आदमी है जिसके अगेंस्ट पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, या वो आदमी अब आपको लगता है कि सुधर गया है, ठीक है, तो ऐसे आदमी को आप अरेस्ट मत करो। अब नेक्स्ट है ये वाला केस, अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2005 का, यानी उससे और ज्यादा रीसेंट, जहां पे बोला गया कि भाई नो पुलिस ऑफिसर इज स्ट्रिक्टली बाउंड टू अरेस्ट समवन अंडर सेक्शन 41(1). अब होता क्या है ना, जैसे ही आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस वाला आपको बोलेगा भाई देखो अब अरेस्ट तो बनेगा ही, या तो हो सकता है कि बेटा तुम अरेस्ट ही हो जाओगे, तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर होगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग है, जो कि 2005 का ये जजमेंट है अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बाउंडेशन नहीं है कि भाई तेरे को करना ही है अरेस्ट, नहीं। ऐसा पुलिस वाले बोले कि मुझे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, एफआईआर होगी, तो ऐसा नहीं है भैया। आप बिल्कुल सबसे पहले 41(a) का प्रोविजन को फॉलो करो ना, और आप डायरेक्टली जो है आप आग करके, मतलब आप बाउंड नहीं हो कि आपको अरेस्ट करना ही करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट है, आप उसको फॉलो करो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर का 2014 का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि भैया किस तरीके से अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई तो हाउ टू डील विद इट, ठीक है। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, और आप ये अगर आप जान लोगे ना, आपके बहुत काम आएगा आगे। तो देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सबसे पहले तो ना स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी सारे कि जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो सेक्शन 41 के अंदर की गाइडलाइन है हम दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाउंडेशन है कि भाई उनको देखना है कि पुलिस वाले उसका फॉलो कर रहे हैं। दूसरा गाइडलाइन ये है इंपॉर्टेंट कि भाई अक्यूज कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अनलेस द ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। यानी कि जब तक जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए जा रहा है वो पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं हो जाता कि मैं जिसको अरेस्ट करने जा रहा हूं उसी ने ऑफेंस किया, उसी ने गुनाह किया, उसी ने क्राइम किया है, तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग सबूत होने चाहिए पुलिस वाले के पास आपको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या है, तो नेक्स्ट बोलते हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है ना मस्ट बी कन्विंस्ड बिफोर मेकिंग द अरेस्ट। यानी कि पुलिस ऑफिसर को जो है ना मन में एकदम पूरी तसल्ली होनी चाहिए किस बात की, अरेस्ट करने के लिए, कि भाई जिस आदमी को मैं अरेस्ट कर रहा हूं ना, अगर मैं अरेस्ट नहीं किया उसको तो वो आगे जा करके ना कुछ और क्राइम कमिट कर सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आगे जाके और कोई क्राइम कमिट कर सकता है और पुलिस वालों को लग रहा है, तो उस केस में जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर ऐसा लगता है कि इस आदमी को हमने खुला छोड़ दिया तो ये आगे चल के हमारी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालेगा या बाधा क्रिएट करेगा या हर्डल क्रिएट करेगा, ऐसे इंसान को भी पुलिस जो है वो अंदर कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ होते हैं ना यार बदमाश, जिनको अगर आप नहीं अरेस्ट करके रखोगे, कस्टडी में रखोगे, वो जा करके ना सबूत मिटा देंगे। तो ऐसे अगर किसी के ऊपर लग रहा है कि अगर इसको हम खुला छोड़ देते, फ्री छोड़ देते, तो ये जा करके ना एविडेंस को टैम्पर करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ऐसे आदमी को भी जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आदमी के अगेंस्ट ऐसा लगता है कि यार ये अगर खुला छोड़ गया ना, आगे जा करके विटनेसेस को ये इन्फ्लुएंस करेगा, पैसे वैसे दे करके या तो उनका मुंह बंद कर देगा या उनको खत्म ही कर देगा, अगर ऐसे टाइप का भी कोई इंसान है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तब फिर आप ये पूरी गाइडलाइन फॉलो करो कि पूरा कन्विंस होना चाहिए, सब जरूरी नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर कन्विंस्ड है इन सारी चीज़ों को लेकर के किसी एक इंसान के अगेंस्ट में, तब फिर जो है वो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो कि नोटिस भेजा जाएगा 41(a) का, वो विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। यानी सपोज जैसे अगर 31 मार्च को अगर केस या एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, तो इसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर तक जो है ना वो नोटिस
जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है उसके पास पहुंच जानी चाहिए। तो ये प्रोविजन है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है ना, तो पुलिस वाले आपको कभी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे और आपको बचाव करने का अपने तरीका पता रहेगा विद प्रॉपर केस लॉ और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। तो आई होप कि चीजें यहां पर क्लियर हुई होगी, आपको कुछ समझ जरूर आया होगा हम जिस चीज की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ प्रमोशन की बात कर लेते हैं भाई। संकल्प महोत्सव हमारा चल रहा है, जहां पे हम आपकी जुडिशरी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए कोर्सेज लेके आए हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी जुडिशरी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आप इनसे हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट 25% ऑफ का हम यहाँ पर जो है एक बेहतरीन ऑफर लेके आए हैं आपके लिए। आपको कोड यूज करना है विश10 या फिर आप कोड यूज कर सकते हैं संकल्प 25 और आपको दोनों ही कोड यूज करने पे 25% का आपकी जुडिशरी के कोर्सेज पे ऑफ मिल जाएगा। तो शानदार ऑफर है, इसे बिल्कुल जल्दी से जाकर अवेल कर लीजिए। इसके अलावा यूपी मेंस की बैच स्टार्ट हो चुकी है 25 से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद रैपिड बैच यानी क्रैश कोर्स बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूके पीएससी के लिए जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मार्च से 3 महीने का बैच होने वाला है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यूपी मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। रैपिड बैच अगेन 23 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, इसको जाके एनरोल कर लीजिए। और एक ऑफर प्राइस बेहतरीन हमारे पास आपके लिए यहाँ पर है गुजरात जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए, जहां पर ऑफर प्राइस है सिर्फ 11,999 रुपए में। और ये देखिए इतनी बेहतरीन आपकी जो तैयारी होगी आपकी गुजरात जुडिशरी के लिए, इतने कम ऑफर में और कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो भैया विश10 कोड आप यूज करिए और आपकी जो विश है डिस्काउंट पाने की उसे आप पूरा कर सकते हैं इसी से। उसके बाद जो है मेंस की टेस्ट सीरीज जो है यूपी जुडिशरी के लिए वो स्टार्ट होने वाली है। कोड यूज करिए विश10 और यहां पर आपको पूरा का पूरा ये जो कोर्स है ये मिल सकता है सिर्फ 3,000 रुपए में, वैलिड फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स ओनली। तो जल्दी से जाकर के इसको एनरोल जरूर करवाइएगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बिहार के टारगेट बैच भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। 18 मार्च से 6 महीने का ये बैच होने वाला है, तो इसे भी आप यहाँ पर दिए गए QR कोड से एनरोल करवा सकते हैं इसको स्कैन करके। इसके अलावा MP जुडिशरी की आपकी अपकमिंग बैचेस हैं जो कि 30 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं, इसको भी एनरोल आप जरूर करवा लीजिएगा हमारे वेबसाइट पे जाके या QR कोड को स्कैन करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और आपके लिए ना हमारे पास एज लो एज 10 रुपए से स्टार्ट होने वाले कोर्सेज भी हैं, जो तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप वो वाला कोर्स लीजिए। और साथ ही साथ आपकी एडिशनल हेल्प करने के लिए विश10 ये कोड तो है ही जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए और हमारी वेबसाइट पे जा करके जो कोर्सेज है उनको जरूर चेकआउट करिए और जो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है जो आपको लगता है विश10 कोड का यूज करके आप और डिस्काउंट में इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की। भाई ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन करिए और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इंडिया की जो टॉप एजुकेटर्स है ना आप इनसे 1-on-1 बात कर सकते हो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, और ये आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहते हैं। और टेलीग्राम इज द सोर्स जहां से आप बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप और भी करियर गाइडेंस जो है आप अपने मन चाहे एडुकेटर्स से ले सकते हो इन्हीं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो इस QR कोड को स्कैन करिए और एक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपको लिंक में भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। सो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।